हेलो माय डियर फ्रेंड, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को जेएक्स मिल के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आप लोगों को टीएच ग्रीन के बारे में बताने जा रहा हूं, जो आपके प्रश्न पत्र पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के यूनिट 6 से लिया गया है। तो आइए चलते हैं टीएच ग्रीन की तरफ। टीएच ग्रीन एक ब्रिटिश आदर्शवादी विचारक था। ये उदारवादी था, समाज सुधारक था और अनेक प्रकार के समाज सुधार संबंधी सुझाव यह ब्रिटिश संसद को, ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत किया करता था। जैसा कि टीएच ग्रीन एक नैतिक दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर था। यह नैतिक दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर था, इसलिए यह नैतिकता को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता था। मानव जीवन में नैतिकता को बहुत महत्वपूर्ण मानता था। वह कहता था कि नैतिकता ही एक ऐसी चीज़ है जिससे व्यक्ति का विकास हो सकता था। वह ब्रिटिश शासन व्यवस्था में मद्य निषेध को आवश्यक मानता था। वह कहता था कि मद्य निषेध समाज को दूषित करती है, यह लोगों के विकास को प्रभावित करती है, इसलिए मद्य निषेध, जुआ खेलना इत्यादि जैसे दुर्व्यसनों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। तो आइए जानते हैं टीएच ग्रीन कौन था। टीएच ग्रीन का जन्म ब्रिटेन में, इसका जन्म ब्रिटेन के यॉर्कशायर प्रांत में बर्किंग नामक शहर में हुआ था। बर्किन नामक शहर में इसका जन्म होता है। थॉमस हिल ग्रीन का जन्म ब्रिटेन के यॉर्कशायर में बर्किन नामक नगर में 7 अप्रैल 1836 को हुआ था। इसका जन्म एक पादरी परिवार में होता है। इसकी जो प्रारंभिक दीक्षा होती है 14 वर्ष तक घर पर ही होती है। 14 वर्ष तक घर पर ही इसकी शिक्षा होती है, घर पर होती है। और उसके पश्चात यह 1855 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज था बेलियोल कॉलेज में यह जाता है। बेलियोल कॉलेज में यह जाता है और वहाँ पर अध्ययन करने लगता है। बेलियोल कॉलेज में यह उच्च शिक्षा प्राप्त करता है और वहाँ इसका संपर्क जो होता है वह बेंजामिन जावेट से होता है। फिर 1860 में बेलियोल कॉलेज में ही वह फेलोशिप के लिए चुना जाता है। बेलियोल कॉलेज में वह फेलोशिप के लिए चुना जाता है। और जब वहीं पर यह फेलोशिप के लिए भी चुन लिया जाता है, वहीं पर ट्यूटर का भी कार्य करने लगता है। लेकिन 1878 ईस्वी में उसको प्रोफेसर बना दिया जाता है। बेलियोल कॉलेज में ही उसको प्रोफेसर बना दिया जाता है। वह प्रोफेसर हो जाता है। वह प्रोफेसर होता है किसका? मोरल फिलोसफी। वह मोरल फिलोसफी का प्रोफेसर हो जाता है 1878 ईस्वी में। विभिन्न विश्वविद्यालयों में जाकर टीएच ग्रीन नैतिक शास्त्र पर व्याख्यान देता है। विभिन्न विश्वविद्यालयों में जाकर टीएच ग्रीन नैतिक दर्शन शास्त्र के ऊपर व्याख्यान देता है और उसके व्याख्यानों का संकलन उसके शिष्यों के द्वारा किया जाता है। हालांकि टीएच ग्रीन अपने जीवन में कोई भी किताब नहीं लिखा, उसके द्वारा किसी भी किताब का प्रकाशन नहीं किया गया। लेकिन जैसे ही टीएच ग्रीन एक्सपायर हो जाता है, अर्थात वह उसका देहावसान हो जाता है 26 मार्च 1882 को टीएच ग्रीन की मृत्यु हो जाती है। और टीएच ग्रीन की जब मृत्यु होती है तो उसके व्याख्यानों का संकलन करके उसके शिष्यों के द्वारा उसके पुस्तकों का संपादन किया जाता है। विशेष रूप से नेटलशिप के द्वारा उसकी पुस्तकों का संपादन किया जाता है। तो नेटलशिप ने उसकी जिन पुस्तकों का संपादन किया उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसकी पहली पुस्तक है टीएच ग्रीन की लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। टीएच ग्रीन की पहली पुस्तक है लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स
ऑफ पॉलिटिकल ओब्लिगेशन, इसकी पहली पुस्तक है। यानी कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ओब्लिगेशन। दूसरी पुस्तक है लेक्चर्स ऑन लिबरल लेजिस्लेशन एंड, दूसरी पुस्तक लेक्चर्स ऑन लिबरल लेजिस्लेशन एंड फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तीसरी पुस्तक है लेक्चर्स ऑन इंग्लिश रिवॉल्यूशन। चौथी पुस्तक है प्रोलेगोमना टू इथिक्स। यह 1883 में पब्लिश होती है, 1883 में पब्लिश होती है। तो टी.एच. ग्रीन की जो पुस्तक है, उन पुस्तकों में सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ओब्लिगेशन एंड और लेक्चर्स ऑन लिबरल लेजिस्लेशन एंड फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं टी.एच. ग्रीन की। टी.एच. ग्रीन ने जो भी अपने विचार दिए हैं, राजनीतिक विचार दिए हैं, वह विचार उसके सारे विचार इसी पुस्तकों में समाहित हैं। लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ओब्लिगेशन, लेक्चर्स ऑन लिबरल लेजिस्लेशन एंड फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इन्हीं दो पुस्तकों में उसके विचार समाहित हैं। आइए अब देखते हैं टी.एच. ग्रीन के राजनीतिक विचारों को। टी.एच. ग्रीन के राजनीतिक विचारों में पहला उसका विचार है स्वतंत्रता संबंधी विचार। यानी कि टी.एच. ग्रीन की पहली धारणा है स्वतंत्रता के ऊपर, वो स्वतंत्रता संबंधी विचार प्रस्तुत करता है। जैसा कि पूर्व में कई विचारकों के द्वारा स्वतंत्रता की परिभाषा दी गई है, स्वतंत्रता के ऊपर विभिन्न विचार व्यक्त किए गए हैं कि स्वतंत्रता है क्या। जैसा कि जे.एस. मिल स्वतंत्रता को दो भागों में बांटता है, पहली स्वतंत्रता कार्यों की स्वतंत्रता और दूसरी स्वतंत्रता जो होती है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लेकिन टी.एच. ग्रीन स्वतंत्रता की श्रेणियां विभाजित नहीं करता है। वह स्वतंत्रता की परिभाषा नैतिक तरीके से करता है, दार्शनिक तरीके से करता है। वह दार्शनिक तरीके से स्वतंत्रता के लिए परिस्थितियां उत्पन्न करता है, तब वह स्वतंत्रता की व्याख्या करता है कि स्वतंत्रता है क्या। ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता का जो अंतिम लक्ष्य होता है वो परमात्मा का दर्शन करना। ग्रीन कहता है कि मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है परमात्मा का दर्शन करना। मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? परमात्मा का दर्शन करना। और जब मनुष्य अपनी आत्मा को पहचानने का प्रयत्न करता है तो वे परमात्मा की चेतन अवस्था में प्रवेश करते हैं। यानी कि जब व्यक्ति अपनी आत्मा को पहचानने का प्रयत्न करता है तो वह परमात्मा की चेतन अवस्था में प्रवेश करता है और इसी अवस्था में उसको यह बोध होता है। यानी कि जब वह परमात्मा की चेतन अवस्था में प्रवेश करता है तभी उसको बोध होता है, उसको ज्ञान होता है कि सारे व्यक्ति समान हैं, सभी व्यक्ति समान हैं और सबकी शुभेच्छाएं समान हैं, सबका लक्ष्य समान है और सभी लोग परमात्मा का दर्शन करना चाहते हैं। सबका लक्ष्य है परमात्मा में आत्मदर्शन करना, सबका लक्ष्य होता है कि परमात्मा में स्वयं को विलीन कर लें। तो इस तरह से जो मनुष्य की चेतना होती है वो उस चेतना से सामाजिक कल्याण का बोध होता है। जब मनुष्य के अंदर चेतना जागृत होती है तो चेतना से किसका बोध होता है? चेतना से सामाजिक कल्याण का बोध होता है। सामाजिक कल्याण का बोध होता है क्योंकि मनुष्य जानता है कि सामाजिक कल्याण में ही उसके कल्याण निहित हैं। सामाजिक कल्याण में ही उसके कल्याण निहित हैं, यानी कि सामाजिक कल्याण में ही स्वयं का कल्याण निहित है। तो जब इसमें सामाजिक कल्याण की जब व्यक्ति अपने विचारों में सामाजिक कल्याण की पूर्णता प्राप्त कर लेता है तो उसको आत्मबोध हो जाता है और इस आत्मबोध के लिए मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है। अब ग्रीन कहता है कि इस आत्मबोध के लिए, यानी कि आत्मिक विकास के लिए, अपने विकास के लिए, चेतना के विकास के लिए मनुष्य की चेतना क्या चाहती है?
स्वतंत्रता चाहती है, यानी कि इस चेतना के विकास के लिए मनुष्य को स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। वह स्वतंत्रता को दो भागों में बांटता है। पहला है बाह्य स्वतंत्रता और दूसरा आंतरिक स्वतंत्रता। टी.एच. ग्रीन कहता है कि आंतरिक स्वतंत्रता का प्रयोग करके मनुष्य अपने विषय वासनाओं पर नियंत्रण प्राप्त करता है। विषय वासनाओं पर नियंत्रण प्राप्त करता है, अपनी बुरी मनोवृत्तियों को अपने वश में करता है और बुरी प्रवृत्तियों को अपने वश में करके स्वयं को वह स्वतंत्र बनाता है। और यह जो विषय होता है, जो आंतरिक स्वतंत्रता होती है, यह नीति शास्त्र से संबंधित होती है। यह नीति शास्त्र से संबंधित होती है। आंतरिक स्वतंत्रता यह किससे संबंधित होती है? नीति शास्त्र से संबंधित होती है। और जो बाह्य स्वतंत्रता होती है, बाह्य स्वतंत्रता, वह कहता है कि बाह्य स्वतंत्रता का अर्थ है ऐसी बाह्य परिस्थितियों का होना है जिनमें व्यक्ति निर्बाध रूप से अपने वास्तविक हितों का विकास कर सके, उसके वास्तविक हित क्रियाशील हो सकें। यह राज्य शास्त्र का विषय होता है, यानी कि राज्य के द्वारा ऐसी परिस्थितियां पैदा करना कि व्यक्ति अपने गुणों का विकास कर सके, व्यक्ति अपने गुणों का विकास कर सके। तो यह राज्य शास्त्र का विषय है, यह राज्य का विषय होता है। वह कहता है कि राज्य को चाहिए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करे जिनमें मनुष्य को स्वतंत्रता प्राप्त होती है, और मनुष्य की जब स्वतंत्रता प्राप्त होती है तो वह अपना विकास करते हैं। और कहने का आशय यह है, ऐसी परिस्थितियां को उत्पन्न करने वाली स्थितियों को ही अधिकार का नाम दिया गया है। यानी कि व्यक्ति के पास कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण किया जाए जिसमें उसकी स्वतंत्रता निहित है और उसको कुछ अधिकार मिले। जब अधिकार मिलेगा तभी स्वतंत्रता उसकी पूर्ण होगी और तभी वह स्वतंत्रता का उपभोग कर सकता है। और स्वतंत्रता जब जिसमें मनुष्य को स्वतंत्रता प्राप्त होती है, जब मनुष्य को स्वतंत्रता प्राप्त होती है तो राज्य का जन्म होता है। इस तरह से स्वतंत्रता अंतिम रूप से राज्य के रूप में प्रकट होती है और मनुष्य के नैतिक उत्थान का साधन बनाती है। स्वतंत्रता मनुष्य के नैतिक उत्थान का साधन बनाती है, या जो साधन होता है वह राज्य होता है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपना नैतिक उत्थान कर सकता है, नैतिक विकास कर सकता है। तो ग्रीन के स्वतंत्रता संबंधी इस विचार को बार्कर ने बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। बार्कर ने बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। बार्कर कहता है कि मानवीय चेतना के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है। मानवीय चेतना के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है और स्वतंत्रता में अधिकारों का विचार निहित होता है और अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य आवश्यक होता है। यानी कि अधिकार हमारे सुरक्षित कहाँ होते हैं? राज्य में सुरक्षित होते हैं। तो ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ है अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना नहीं है, अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना नहीं है, मनमाना कार्य करना नहीं है। यह जो स्वतंत्रता होती है वह अभावात्मक चरित्र वाली होती है। तो ग्रीन भावात्मक स्वतंत्रता की बात करता है। ग्रीन कहता है कि स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु है। स्वतंत्रता क्या है? एक सकारात्मक वस्तु है, यह नकारात्मक वस्तु नहीं है, यह सकारात्मक चीज है। स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु है जिसका अर्थ है ऐसे कार्य करने की या ऐसी सुविधाओं को उपभोग करने की जो करने योग्य हैं, यानी कि जो करने योग्य हैं, यानी कि ऐसे कार्य जो व्यक्तियों को करने योग्य हैं, व्यक्तियों को वही कार्य करने चाहिए। तो इस तरह से ग्रीन दो प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है। पहला है निश्चयात्मक स्वतंत्रता। निश्चयात्मक स्वतंत्रता, दूसरा है सकारात्मक स्वतंत्रता। निश्चयात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। निश्चयात्मक स्वतंत्रता का तात्पर्य यह होता है कि जो व्यक्ति को निश्चय ही करनी चाहिए, यानी कि डिटरमाइनेट लिबर्टी, यानी कि जो व्यक्ति के लिए निश्चित हो, ऐसे कार्य जो किए जाने योग्य हैं, न कि प्रत्येक कार्य। यानी कि कार्यों को निश्चित किया जाना चाहिए कि कौन कौन सा कार्य व्यक्ति को करने योग्य है और कौन कौन सा कार्य व्यक्ति के करने योग्य नहीं है। यानी कि कार्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए, एक निश्चित प्रकृति अपनानी चाहिए या बनानी चाहिए कि व्यक्ति को कौन कौन से कार्य किए जाने चाहिए और कौन कौन से कार्य नहीं किए जाने चाहिए। तो कार्यों का अभिप्राय यह नहीं होता कि व्यक्ति अच्छे बुरे सभी कार्यों को करे, व्यक्ति अच्छे बुरे सभी कार्यों को करने के लिए स्वतंत्र हो, बल्कि कार्यों की श्रेणियां हो कि व्यक्ति को कौन से कार्य किए जाने चाहिए, कौन से कार्य नहीं किए जाने चाहिए। टी.एच. ग्रीन कहता है कि केवल उचित कार्यों को, ऐसे कार्यों को उचित कार्यों में, वह कहता है केवल उचित कार्यों को
करने से हमारे अंदर आत्मबोध प्राप्त हो सकता है। यानी कि ऐसे उचित कार्य जिनसे हमें आत्मबोध प्राप्त हो या आत्मबोध का विकास करने में, आत्मबोध में सहायक हो, वही स्वतंत्रता हो सकती है। सच्ची स्वतंत्रता वही हो सकती है कि जो हमारे आत्मबोध का विकास करने में सहायक हो। तो ग्रीन कहता है कि स्वतंत्रता दूसरों के साथ मिलकर करने योग्य कार्यों का निश्चयात्मक अधिकार है। स्वतंत्रता क्या है? दूसरों के साथ मिलकर करने योग्य कार्यों का निश्चयात्मक अधिकार है। यह निश्चयात्मक स्वतंत्रता होती है। दूसरी है सकारात्मक स्वतंत्रता। ग्रीन कहता है कि स्वतंत्रता सकारात्मक होती है। यह हस्तक्षेप का प्रभाव मात्र नहीं है, वरन उसका वास्तविक अर्थ है करने योग्य कार्यों को करने की स्वतंत्रता, जिसमें व्यक्ति अपना नैतिक उत्थान कर सके। यानी कि ऐसे कार्य जिन कार्यों को करने से व्यक्ति अपना नैतिक उत्थान कर सकता है। ग्रीन स्वतंत्रता को सकारात्मक इसलिए बताता है क्योंकि उसके पूर्व जो व्यक्तिवादी होते हैं या उपयोगितावादी होते हैं, उन्होंने राज्य के कानूनों और व्यक्ति की स्वतंत्रता में परस्पर विरोध स्थापित किया था। व्यक्तिवादियों और व्यक्तिवादियों और उपयोगितावादियों का कहना है कि राज्य व्यक्ति के मामले में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। राज्य को व्यक्ति के मामले में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। यानी कि जो व्यक्तिवादी होते हैं, उपयोगितावादी होते हैं, वह व्यक्ति को खुली छूट देना चाहते हैं कि व्यक्ति सभी प्रकार की स्वतंत्रता का उपभोग कर सके। यानी कि स्वतंत्रता जो है प्रतिबंधों का अभाव है। स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है। तो जो उदारवादी होते हैं वह लीजेज फेरे का समर्थन करते हैं, अहस्तक्षेप नीति का समर्थन करते हैं, जिसमें कि राज्य को व्यक्ति पर नियंत्रण या बंधन या प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। राज्य के द्वारा व्यक्तियों के ऊपर प्रतिबंध, नियंत्रण या बंधन नहीं लगाना चाहिए। और इनके अनुसार जो स्वतंत्रता है वह राजकीय प्रतिबंधों की अनुपस्थिति है। यानी कि राजकीय प्रतिबंधों की वास्तविक अनुपस्थिति ही वास्तविक स्वतंत्रता है। लेकिन ग्रीन कहता है कि जो स्वतंत्रता होती है वह राज्य के नियमों का पालन करने में निहित होती है। नियमों को पालन करने में। ग्रीन कहता है कि सच्ची स्वतंत्रता जो होती है वह नियमों के पालन में ही निहित होती है। जब राज्य के द्वारा बनाए गए जो विधियां होती हैं, बनाए गए जो नियम होती हैं, उस नियमों के पालन करने में ही व्यक्ति की सच्ची स्वतंत्रता निहित होती है। ग्रीन राज्य को व्यक्ति के आत्मोत्थान का एक सबल और सकारात्मक साधन सिद्ध करना चाहता था। यानी कि ग्रीन चाहता था कि ग्रीन के अनुसार राज्य जो है व्यक्ति के आत्मोत्थान का वह एक साधन है, सबल साधन है और सशक्त साधन है। यानी कि राज्य एक ऐसा सशक्त साधन है जिसमें व्यक्ति अपना विकास कर सकता है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपना विकास कर सकता है। तो ग्रीन कहता है कि राज्य को वे सब कार्य करने चाहिए जिससे व्यक्ति की दुर्बलताओं, संकीर्णताओं, दुर्व्यसनों से मुक्त किया जा सके। यानी कि राज्य को वे सारे कार्य करने चाहिए जिससे व्यक्ति के दुर्व्यसनों, संकीर्णताओं और दुर्व्यसनों से उसको मुक्त किया जा सके, क्योंकि इनके मुक्त होने पर ही व्यक्ति नैतिक उत्थान कर सकता है और आत्मबोध के मार्ग को प्राप्त कर सकता है, आत्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है, नैतिक विकास कर सकता है और अपने हितों का विकास कर सकता है। अपने हितों के साथ साथ वह सामाजिक हित का भी विकास कर सकता है। तो ग्रीन चाहता था कि राज्य व्यक्ति के नैतिक विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करे और बाधाओं को दूर करके व्यक्ति को नैतिक विकास करने के लिए प्रेरित करे या ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करे कि व्यक्ति का नैतिक विकास हो सके। अर्थात ग्रीन कहता है कि राज्य के कार्य क्या हैं? इट शुड एक्ट एज ए हिंड्रेंस अगेंस्ट गुड लाइफ। यानी कि सद जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है, बाधाओं पर बाधा बनना है। यह राज्य का कार्य है कि व्यक्ति के मार्ग में व्यक्ति के विकास में जितनी भी बाधाएं आती हैं उन सभी बाधाओं को दूर करें। तो इस प्रकार जो ग्रीन होता है वह कांट के स्वतंत्रता का नैतिक स्वरूप ग्रहण करता है। यानी कि ग्रीन की जो स्वतंत्रता है वह उसने अपनी स्वतंत्रता की जो धारणा है वह कांट से ली है और हीगल से ली है। कांट नैतिक दर्शन का प्रतिपादन करता है, तो ग्रीन भी स्वतंत्रता का जो कुछ अंश होता है वह कांट से लेता है, कांट के नैतिक स्वरूप को ग्रहण करता है और हीगल से व्यक्ति के ईश्वरीय अंश को ग्रहण करता है। यानी कि इससे नैतिक स्वरूप को ग्रहण करता है और इससे विश्वात्मा के तत्व को ग्रहण करता है। जैसा कि व्यक्ति कहता है कि परमात्मा का दर्शन करना ही व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य होता है। इस परमात्मा का दर्शन करने के लिए उसको आत्मबोध होना चाहिए, आत्मिक विकास होना चाहिए। आत्मिक विकास के लिए व्यक्ति के पास स्वतंत्रता होनी चाहिए, स्वतंत्रता के लिए व्यक्ति के पास अधिकार होने चाहिए, अधिकारों के लिए राज्य होना आवश्यक होता है।
तो इस तरह से वह कहता है, वह कांट के नैतिक दर्शन को और हीगल के विश्वात्मा संबंधी अंश को मिलाकर अपनी स्वतंत्रता की परिभाषा प्रस्तुत करता है, स्वतंत्रता की धारणा देता है, जो सबसे अच्छी परिभाषा है या जो सबसे अच्छी धारणा है। जैसा कि हीगल व्यक्ति के ऊपर प्रतिबंध लगा देता है, वह कहता है कि राज्य के आदेशों का पालन करना ही व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य होता है, यानी कि वह अंधभक्त, राज्य का अंधभक्त बना देता है। लेकिन यहाँ ग्रीन अंधभक्त नहीं बनाता है, वह व्यक्तियों को प्रतिरोध करने का भी अधिकार देता है, राज्य के प्रतिरोध करने का भी अधिकार देता है। और राज्य का यह कर्तव्य है कि वह व्यक्ति के लिए ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करते रहे जिसमें कि व्यक्ति का नैतिक विकास या आत्मबोध प्राप्त हो सके। आइए देखते हैं अब ग्रीन के अधिकार संबंधी धारणा को। आइए देखते हैं ग्रीन के अधिकार संबंधी धारणा। जैसा कि अधिकारों के बारे में विभिन्न विचारों ने अपना मत व्यक्त किया है, जैसा कि लाग प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है, वह मनुष्य को 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार देने की बात कहता है। पहला है जीवन का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा है संपत्ति का अधिकार, यानी कि 3 प्रकार के अधिकार देने की बात करता है प्राकृतिक अवस्था में। लाग कहता है कि व्यक्तियों को प्राकृतिक अवस्था में 3 प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं। और लेकिन ग्रीन लाग की इस धारणा का विरोध करता है। वह कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में किसी प्रकार के अधिकार नहीं होते हैं, क्योंकि वह कहता है कि प्राकृतिक अधिकार जो होते हैं समाज में ही संभव होते हैं, प्राकृतिक अवस्था में संभव नहीं होते हैं, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में किसी प्रकार का समाज नहीं होता है, किसी प्रकार का राज्य नहीं होता है, किसी प्रकार की सत्ता नहीं होती है। तो इस तरह से जो अधिकार होते हैं वह समाज में ही संभव है। ग्रीन कहता है कि किसी भी व्यक्ति को समाज कल्याण को महत्वपूर्ण मानने वाले समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त अधिकारों के अलावा दूसरा कोई अधिकार नहीं होता, यानी कि व्यक्ति जब समाज में पदार्पण करता है, समाज का सदस्य बनता है, तभी उसको अधिकार प्राप्त होता है। ग्रीन कहता है कि प्राकृतिक अधिकार का अर्थ है प्राकृतिक स्थिति में अधिकार। प्राकृतिक अधिकार का क्या अर्थ है? प्राकृतिक स्थिति में अधिकार या प्राकृतिक अवस्था में अधिकार। और यह अधिकारों के विपरीत है, क्योंकि प्राकृतिक स्थिति समाज की स्थिति के विपरीत है, यानी कि प्राकृतिक स्थिति में या प्राकृतिक अवस्था में किसी प्रकार का समाज नहीं होता है और समाज के सदस्यों के सार्वजनिक कल्याण की भावना के अभाव में अधिकार नहीं हो सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों में समाज कल्याण की भावना नहीं होती है, केवल स्वहित की भावना होती है और स्वार्थी व्यक्ति होते हैं। परंतु वास्तविक स्थिति यह है कि जब तक व्यक्ति के अंदर सामाजिक कल्याण की भावना न निहित हो, तब तक किसी प्रकार के अधिकार हो ही नहीं सकते। अधिकारों की परिभाषा करते हुए ग्रीन कहता है कि अधिकार व्यक्ति के द्वारा अपने नैतिक विकास के लिए समाज से की जाने वाली बाह्य आवश्यक परिस्थितियों की मांग है, जिन्हें समाज लोक कल्याण के लिए आवश्यक मानकर व्यक्ति को प्रदान करता है। यानी कि समाज उन्हें प्रदान क्यों करता है? क्योंकि वह लोक कल्याण के लिए आवश्यक है, इसलिए समाज उनको प्रदान कर देता है। अधिकार क्या होता है? व्यक्ति अपना नैतिक विकास करना चाहता है और नैतिक विकास करने के लिए कुछ उसके चारों तरफ कुछ ऐसी परिस्थितियां होनी चाहिए जिन परिस्थितियों के अंतर्गत वह अपना नैतिक विकास हो सके। और वह परिस्थितियां कौन सी होती हैं? अधिकार ही होते हैं। तो वह अधिकार की मांग करता है, किससे? समाज से मांग करता है और समाज उसको लोक कल्याण के दृष्टि को ध्यान में रखते हुए वह अधिकार उस व्यक्ति को दे देता है। इस तरह से अधिकार जो होता है व्यक्ति और समाज दोनों के हित में होता है और दोनों का नैतिक कल्याण करने वाला होता है। यानी कि अधिकार यदि व्यक्ति को मिले हैं तो वह अपना भी विकास कर सकता है और समाज का भी विकास कर सकता है। ग्रीन ने अधिकारों के 2 पक्ष बताए हैं। वैयक्तिक पक्ष, पहला है वैयक्तिक पक्ष, दूसरा है सार्वजनिक पक्ष। वैयक्तिक पक्ष और सार्वजनिक पक्ष 2 प्रकार के अधिकार बताए हैं। वह कहता है कि वैयक्तिक पक्ष के अनुसार अधिकार एक व्यक्ति द्वारा अपने किसी गुण विशेष को स्वतंत्रता पूर्वक विकसित करने की मांग है। यानी कि वैयक्तिक पक्ष के द्वारा व्यक्ति क्या करता है? अपने स्वयं के गुणों का विकास करता है और स्वतंत्रता पूर्वक विकसित करने के लिए यह मांग होती है। और सामाजिक पक्ष के अनुसार समाज द्वारा इसकी मांग, यानी कि सामाजिक पक्ष के द्वारा, और कहता है कि सामाजिक पक्ष के द्वारा इसकी मांग लोक कल्याण की सिद्धि के लिए आवश्यक मानकर उसको स्वीकार कर लिया जाता है। यानी कि वैयक्तिक पक्ष के द्वारा व्यक्ति का विकास होता है, इसके द्वारा किसका विकास होता है? व्यक्ति का विकास होता है। और सार्वजनिक पक्ष के द्वारा इसको समाज हित में माना जाता है, समाज हित में माना जाता है और समाज हित में आवश्यक मानकर यह अधिकार व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि इसमें वैयक्तिक पक्ष के साथ साथ सार्वजनिक पक्ष भी निहित होता है।
यानी कि अधिकारों का निर्माता कौन होता है? समाज होता है। अधिकारों का निर्माण करने वाला कौन होता है? समाज होता है। समाज हित को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के अधिकारों का निर्माण करता है और वह विभिन्न व्यक्तियों की मांगों को मान्यता दे देते हैं। यानी कि विभिन्न व्यक्ति जो मांग करते हैं और जो मांग उनकी समाज के अनुरूप होती है उनको वह मान्यता प्रदान कर देते हैं, तो वह अधिकार हो जाता है। ग्रीन कहता है कि अधिकार व्यक्ति द्वारा अपने ऐसे उद्देश्यों को पूर्ण करने की शक्ति है। अधिकार व्यक्ति द्वारा अपने ऐसे उद्देश्यों को पूर्ण करने की शक्ति है जिस उद्देश्यों को वह अपने लिए हितकर समझता है, जिस उद्देश्यों को वह अपने लिए हितकर समझता है तथा समाज यह अधिकार व्यक्ति को इस आधार पर प्रदान करता है कि इस अधिकार के प्रयोग से समाज का हित होगा। तो ग्रीन अधिकारों को नैतिक मानता है। ग्रीन अधिकारों को वह नैतिक मानता है। वह कहता है कि अधिकार जो होता है वह नैतिक होता है। अधिकार नैतिक होता है क्योंकि इसके बिना मनुष्य की पूर्ण उन्नति नहीं हो सकती है, मनुष्य की आत्मानुभूति नहीं हो सकती है। इसके बिना मनुष्य की उन्नति नहीं हो सकती है। व्यक्ति अपनी आत्मानुभूति नहीं कर सकता है। ग्रीन कहता है कि जब इन अधिकारों को वैधानिक स्वीकृति मिल जाती है तो वह वैधानिक अधिकार हो जाते हैं। यानी कि ये जो अधिकार होते हैं यह वैधानिक अधिकार कब बनते हैं? जब राज्य के द्वारा इनको स्वीकृति प्राप्त हो जाती है। जब राज्य के द्वारा इनको स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो वह वैधानिक अधिकार बन जाते हैं क्योंकि कानून के द्वारा इनको मान्यता प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से ग्रीन प्राकृतिक अधिकारों को स्वीकार करता है लेकिन सामाजिक संविदा के स्वरूप के अनुसार नहीं बल्कि एक अलग रूप में स्वीकार करता है। ग्रीन एक अन्य अर्थ में भी अधिकारों को प्राकृतिक बताता है, वह है उसके आदर्श अधिकारों के रूप में होना। वह कहता है कि जो अधिकार व्यक्ति को मिले होते हैं यह प्राकृतिक उस अवस्था में होते हैं जब आदर्श अधिकार के रूप में यह व्यक्ति को मिल जाते हैं। ग्रीन के अनुसार आदर्श अधिकार ऐसे अधिकार हैं, ये जो आदर्श अधिकार हैं यह ऐसे अधिकार हैं जो सद्भावना के आधार पर सामूहिक रूप से संगठित समाज द्वारा अपने सदस्यों को अनिवार्य रूप से प्रदान किए जाते हैं। यानी कि ये अधिकार एक समय विशेष में राज्य द्वारा स्वीकृत कर दिए जाते हैं। ये जो आदर्श अधिकार होते हैं एक समय विशेष में राज्य के द्वारा स्वीकृत कर दिए जाते हैं। तो ग्रीन अधिकारों और कानून को परस्पर विरोधी नहीं मानता है, वह अधिकार और कानून को परस्पर विरोधी नहीं मानता है। वह कहता है ग्रीन कि समाज द्वारा क्रियान्वित होने के लिए उनका कानूनी रूप ग्रहण करना आवश्यक होता है। अधिकारों को समाज द्वारा क्रियान्वित होने के लिए उनका कानूनी रूप ग्रहण करना आवश्यक होता है। प्रत्येक समाज को अपने कानूनी अधिकारों को अधिकाधिक आदर्श अधिकारों के अनुरूप अधिकाधिक आदर्श अधिकारों के अनुकूल बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। एक समाज के प्रगति का मापदंड यह है कि उसके कानूनी अधिकार आदर्श अधिकारों के कहाँ तक अनुकूल होते हैं। यानी कि उसके जो कानूनी अधिकार होते हैं वह आदर्श अधिकारों से कहाँ तक अनुकूल होते हैं। तो ग्रीन कहता है कि अधिकार के लिए राज्य आवश्यक होते हैं। अधिकार के लिए राज्य आवश्यक होते हैं। अधिकार कहाँ प्राप्त किए जा सकते हैं? राज्य में ही प्राप्त किए जा सकते हैं। और राज्य जो होता है प्रत्येक व्यक्ति पे नियंत्रण करता है। राज्य जो होता है वह प्रत्येक व्यक्ति पर क्या करता है? नियंत्रण स्थापित करता है। राज्य नियंत्रण स्थापित करता है क्योंकि सारे व्यक्ति राज्य में या समाज में नैतिक तो हो नहीं सकते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो अनैतिक हो सकते हैं, दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, दूसरे की व्यवस्था में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। तो राज्य का यह कर्तव्य होता है कि उस अनैतिक व्यक्ति को दंडित करे ताकि वह दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न न करे या दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण न करे। तो इसलिए राज्य आवश्यक होता है। राज्य के बिना व्यक्ति को संतुलित नहीं रखा जा सकता है, समाज को संतुलित नहीं रखा जा सकता है। तो जितनी भी शांति व्यवस्था होती है, कानून व्यवस्था होती है, वह सब राज्य के द्वारा ही स्थापित की जा सकती है। इसलिए अधिकारों के संरक्षण के लिए, उनके अस्तित्व की रक्षा करने के लिए, सही उपयोग के लिए राज्य की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से ग्रीन का अधिकारों का सिद्धांत राज्य के अस्तित्व की अनिवार्यता का आधार प्रस्तुत करता है। यानी कि ग्रीन कहता है कि अधिकार व्यक्ति के लिए आवश्यक हैं। जब व्यक्ति के लिए अधिकार आवश्यक है तो राज्य भी आवश्यक है, यानी कि राज्य अनिवार्य हैं।
और जो राज्य होता है वह व्यक्ति के स्वतंत्रता, व्यक्ति के अधिकार में परस्पर सामंजस्य स्थापित करता है, परस्पर सामंजस्य स्थापित करता है। अतः ग्रीन का अधिकारों का सिद्धांत राज्य के अस्तित्व की अनिवार्यता का आधार प्रस्तुत करता है, जो स्वतंत्रता, अधिकार और राज्य में पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट करता है और यह सिद्ध करता है कि इस तरह मानवीय चेतना अंततः राज्य के आविर्भाव का कारण बनती है। ग्रीन के इसी विचारधारा को या इसी धारणा को बार्कर ने बहुत ही सुंदर शब्दों में स्पष्ट किया है। बार्कर कहते हैं कि मानवीय चेतना स्वतंत्रता चाहती है और स्वतंत्रता अधिकारों की मांग करते हैं और अधिकारों की सुरक्षा राज्य में ही संभव होती है। यानी कि मानवीय चेतना स्वतंत्रता चाहती है या स्वतंत्रता को जन्म देती है और स्वतंत्रता में अधिकार निहित होते हैं और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। तो ग्रीन हीगल की तरह व्यक्ति को राज्य के आदेशों के पालन करने के लिए पूर्णतः बंधन में नहीं बांधता है। यानी कि जिस तरह से हीगल व्यक्ति को राज्य के आदेशों को पालन करने के लिए बाध्य करता है और प्रतिबंध लगाता है कि नहीं, राज्य के आदेशों का पूर्णतः पालन किया जाना चाहिए, राज्य का विद्रोह नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन ग्रीन कुछ स्थितियों में राज्य के उल्लंघन करने का अधिकार देता है। ग्रीन व्यक्ति को राज्य की अवज्ञा करने का अधिकार उस स्थिति में प्रदान करता है जब व्यक्ति ये महसूस करे कि जिसके लिए राज्य का आविर्भाव हुआ है राज्य अपने उद्देश्यों में सहायक नहीं सिद्ध हो रहा है। लेकिन ग्रीन कहता है कि व्यक्ति द्वारा इस अधिकार का उपभोग बहुत ही सतर्कता से किया जाना चाहिए, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि ग्रीन किस तरह से व्यक्ति को राज्य का प्रतिरोध करने का अधिकार देता है। तो इस तरह से टी.एच. ग्रीन ने अपनी स्वतंत्रता संबंधी धारणा का इस प्रकार से वर्णन किया है या विश्लेषण किया है। यानी कि ग्रीन स्वतंत्रता के प्रकारों के बारे में या स्वतंत्रता के टाइप के बारे में नहीं बताता है, बल्कि परिस्थितियों के निर्माण को ही, बल्कि स्वतंत्रता के विभिन्न परिस्थितियों के बारे में वह बताता है। वह कहता है कि राज्य के कानून का पालन करने में ही स्वतंत्रता निहित होती है। इस वीडियो में बस इतना ही। टी.एच. ग्रीन के संप्रभुता संबंधी धारणा और अन्य धारणाओं को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।